स्वागत है बच्चों आपका इनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक और लेकर चल रहे हैं, गोलीय उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, कल के वीडियो में हमने अवतल गोलीय प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकाला था और आज हम निकालेंगे उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, दोनों ही डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आने वाली है और एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तल प्रश्न बनाते हैं। तो ये हमारा एक उत्तल प्रश्न है। उत्तल प्रश्न की क्या पहचान होती है कि ये वाला जो भाग है ये उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, यानी जैसे किसी का पेट बाहर निकला हो उस टाइप से ये आपका बाहर की साइड में होता है, जबकि अवतल प्रश्न में क्या था, यही चीज अंदर की साइड में बन रही थी। ठीक, तो एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि उत्तल प्रश्न में प्रश्न किस तरह से बनता है, तो बाहर की तरफ। ठीक, अब इसमें जो है सी यानी वक्ता केंद्र ये इस साइड चला जाएगा। अवतल वाले प्रश्न में बाहर की साइड में था, लेकिन ये यहाँ पर चला जाएगा। इसका कारण क्या है, तो जब आप इसको बनाते हैं यहाँ पर प्रकार के नोक रखेंगे और पेंसिल से जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपका केंद्र बन जाता है। यही केंद्र आपका वक्ता केंद्र कहलाता है, सी। ठीक, इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया यानी वस्तु लिया। अब इस वस्तु से हम एक प्रकाशीय किरण आपतित करते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्केल लिया और यहाँ से ओ बिंदु से इसके पृष्ठ पर एक प्रकाशीय किरण आपतित करते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरह से रखा स्केल और यहाँ से ये प्रकाशीय किरण हमने आपतित कर दी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक प्रकाश किरण गया और परस्पर इस बिंदु पर टकराया, इसे हम नाम दे देते हैं एम। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब देखिए ये वाला जो माध्यम है इस तरफ वाला, तो ये जो है इसको हम विरल माध्यम मान लेते हैं। ये आपका विरल माध्यम हो गया, जैसे हमने अवतल प्रश्न में माना था। इसको हमने N1 डिफाइन कर दिया और ये जो है आपका पृष्ठ खांच का बना हुआ है यानी सघन माध्यम हो गया, तो इसको हमने सघन माध्यम लिखा था यहाँ और इसको हम मान लेते हैं N2। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या है कि जो इसका अभिलंब, अब देखिए विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, तो नियम के अकॉर्डिंग अपवर्तन का जो नियम है वो ये कहता है कि जब भी आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें अभिलंब बनाना पड़ेगा। मैं इस अभिलंब को ब्लू मार्कर से दिखाता हूं। तो हमने यहां से एक अभिलंब खींचा, कुछ इस तरह से देखिएगा, स्केल रखिए और बिल्कुल सीधे आप यहाँ से अभिलंब निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डैश डैश चलते हैं, जो अभिलंब होगा वो आपका ये डैश डैश लाइन है। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, इसको हम एन नाम से डिफाइन कर देते हैं यानी अभिलंब। इसके बाद ये जो लाइन है अंदर जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुका देते हैं। ठीक है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन आपकी सीधी जानी चाहिए थी, बट होता क्या है कि अपवर्तन के कारण ये लाइन आपकी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी ये जो CN रेखा है ये आपका अभिलंब है, तो ये इसकी ओर झुक जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले किरण को जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, इसको हम पीछे की साइड बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे की साइड बढ़ा कर देखते हैं ये मुख्य अक्षर कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने पीछे बढ़ाया और ये देखिए ये यहाँ पर आकर मिला, यानी इस वाली लाइन को, ठीक है, आप थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा। ये वाली जो लाइन है जो अभिलंब की ओर झुकी, जब हमने इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। इस बिंदु को हमने I मान लिया, यहीं पर आपका जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस M बिंदु से इस मुख्य अक्ष पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल 90 डिग्री पर, और इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए इसको हम क्या नाम दें, ए मान लेते हैं। चलिए ए मान लेते हैं, और ये बिंदु जो है आपका ध्रुव बिंदु है, ये आपका P बिंदु रहेगा। ठीक है, चलिए
तो अब क्या हुआ, अब इसमें अल्फा बीटा गामा जैसे हमने अवतल पृष्ठ के लिए माना था उसी तरह से इसमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वस्तु का जो ये वाला कोण है इसको तो हमने मान लिया अल्फा, और जो इमेजिन यानी प्रतिबिंब का है उसको हम क्या मानेंगे, बीटा। जैसे हमने अवतल प्रश्न माना था वही काम हमें इसमें भी करना है। वस्तु के लिए अल्फा मान लिया, प्रतिबिंब से जो कोण बनेगा वो आपका बीटा हो गया, और जो अभिलंब से कोण बनता था ये आपका क्या है, ये आपका गामा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम एक काम और करते हैं, अब इसमें आई और आर कोण भी हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपतित किरण है, ठीक, जो अभिलंब की ओर झुकी, इसको भी हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। मीन्स इमेजिन लाइन, इमेजिन मान के चलते हैं, काल्पनिक है, जाना तो इसको सीधा कहता है लेकिन अपवर्तन के कारण झुक गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये वाला जो कोण होगा अभिलंब से, ये तो हो जाएगा आर। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ से यहाँ तक का कोण है ये पूरा, ये कोण हो जाएगा आई। ठीक है, यानी आपतित किरण से जो कोण बन रहा है वो आपका कोण आई है, और जो अपवर्तित किरण से कोण बनेगा वो आपका आर है। दोनों ही कोण सी एन लाइन से होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपतित किरण है, ओ से आपतित किरण गया ना ये, तो यहाँ से अभिलंब तक का जो कोण है वो आपका आई हो गया, आपतित कोण, और जो अपवर्तित किरण से लाइन जो जा रही है वो अभिलंब से जो कोण बनाएगा वो आपका आर। ठीक है, तो दोनों ही कोण इसी रेखा से बन रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी देखिए ये जो कोण है आपका आर, दिख रहा है आर, ये वाला कोण, ये जो कोण है आर, अगर हम इसकी यहाँ से बात करें, जो इमेजिन वाली लाइन है आई वाली लाइन दिख रही है, यानी इतना कोण, तो जब ये इतना कोण आर है तो इतना कोण कितना होगा, ये भी आपका आर कोण होगा। ये बात समझ में आई या कि कैसे हुआ, वही नियम लग गया, जैसे तिर्यक रेखा है, यहाँ से जो कोण बन रहा है वही यहाँ से कोण बनेगा। ठीक वही नियम लग रहा है। देखिए सी एन एक लाइन है, और इस लाइन को जो है ये वाली किरण, प्रतिबिंब वाली किरण बिल्कुल सीधे जा रही है ना इस तरह से, इसी लाइन को तो हमने पीछे बढ़ाया था, तो ये वाला जो कोण आर बन रहा है, तो इसी से ये वाला कोण, क्योंकि ये भी तो सी एन लाइन है, इससे जो कोण बनेगा वो भी आपका आर ही बनेगा, क्योंकि आमने सामने के ये अभिमुख कोण है, ये बराबर होंगे, ये कोण आर तो ये कोण भी आर होगा। ठीक, जबकि ये पूरा कोण कितना है, आपतित किरण से बना हुआ वो आई है, और इतना आर है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब हम इसमें दूरी मानकर चलते हैं। ठीक, वस्तु क्या है, ये है, हमें जो दूरी नापनी है वो हम P बिंदु से लेंगे, ये आपका P बिंदु है। तो हम एक काम करते हैं, P से एक लाइन खींच देते हैं नीचे की साइड में, और यहीं से इसको हम जितनी भी डिस्टेंस है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यानी वस्तु, तो ये जो है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हम किस में लेते हैं, क्या मान कर चलते हैं, यू। ठीक है, तो ये जो है आपका माइनस में आएगा। ठीक, प्लस माइनस का वही रूल है जैसे हमने उसमें माना था इससे पहले वाले अवतल पृष्ठ के लिए। भाई ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, ठीक, यानी प्लस का साइन है, इसको जब हम इस तरफ चलते हैं तो प्लस लेके चलते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो माइनस लेके चलते हैं। यही पॉइंट आप इसको पी पे फिक्स कीजिए और देखिए आप किधर चल रहे हैं। तो जब आप इसको पी पे फिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ जो है वो इस साइड में आ रहा है, यानी माइनस की साइड में, इसलिए दूरी जो होगी आपकी माइनस यू होगी। ठीक, अब रह गया हमारा इमेजिन यानी आई, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी हम चलिए यहाँ से ले लेते हैं, और इतनी जो दूरी है ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब को हम भी से डिफाइन करते हैं तो ये माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद P से C तक की जो डिस्टेंस है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। P से C तक की जो दूरी है ये आपका रेडियस यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हम इसको यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं, और इतनी दूरी हम R को भी दिखा देंगे, यानी ये जो दूरी होगी आपकी R कहलाएगी, और ये प्लस होगा या माइनस, तो आप देख सकते हैं किधर जा रहे हैं, इस साइड में, तो ये आपका प्लस हो गया। ये जो दूरी प्लस में और ये दूरी आपकी माइनस में, ये दूरी भी आपकी माइनस में होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया, यानी सारी दूरी आपको P के रेस्पेक्ट में ही नापनी है। तो ये आपका प्रतिबिंब का काम पूरा हो जाता है।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने विरल माध्यम N1 लिया, सघन माध्यम N2 लिया, तो इनका अपेक्षिक माध्यम क्या हो जाएगा, यानी N = N2 अपॉन N1। ठीक, तो इसको भी हम पहले ही मानकर चलते हैं और फिर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जो चीज आपने इसमें वैल्यू रखी है, मानी है, उसको आप यहाँ पर शो कर दीजिए कि माना जो आपका डिस्टेंस है, क्या देखिए P से O तक की जो दूरी है EO, ठीक है, ये क्या है आपकी माइनस का U, और क्या चीज डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, हमेशा वस्तु की दूरी आप हमेशा U से डिफाइन करेंगे और माइनस में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद P से I तक की जो दूरी है यानी PI, ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस का V, तो इसे हम प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने दिखा दिया। इसके बाद रह गया हमारा R, तो R क्या था PC, तो PC जो है वो हमारा प्लस में R है, और ये क्या चीज है, तो वक्रता त्रिज्या, ठीक, ये हो जाएगा हमारा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद हमने N = N1 अपॉन N2, ये तो हमने यहाँ लिख ही दिया है कि N1 क्या है विरल माध्यम, N2 है हमारा सघन माध्यम, और N क्या है आपका अपेक्षित वर्तमान। तो ये इस तरह से आप यानी जो भी आप डायग्राम में मानते हैं वैल्यू, वो आप यहाँ पर शो कर दीजिए। इसके बाद जो है आपका, अच्छा इसमें हमने M और A ये डिस्टेंस लेना है, तो इसको हम वही मानेंगे H, क्योंकि हमने अवतल प्रश्न के लिए भी H ही माना था, तो इसके लिए भी आप H मान सकते हैं, ठीक है। तो MA ये हम ले लेते हैं H के बराबर, ठीक, हाइट है, ऊंचाई है, दूरी है, तो इसको हम ऊंचाई लिख देते हैं यहाँ। अब यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसमें भी हमें वही बहिष्य कोण वाला ही रूल अपनाना है जो हमने अवतल प्रश्न के लिए अपनाया था। यानी बहिष्य कोण का रूल क्या है कि त्रिभुज से बाहर का जो कोण होगा बहिष्य कोण, वो अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए इसमें बहिष्य कोण कहाँ, कौन से त्रिभुज में और कहाँ कहाँ बन रहा है, तो सबसे पहले हम वस्तु वाला लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने वस्तु वाला लिया था अवतल प्रश्न में। ऐसा कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप वस्तु ले सकते हैं या प्रतिबिंब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू बनेगी वो स्वयं आपको ये डायग्राम ही बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो कोई भी चीज रटने की नहीं है, सब कुछ आपको समझना है कहाँ से और कैसे करना है, ठीक। तो वहां पर हमने ऑब्जेक्ट से लिया था यानी ओ से, तो यहाँ पर भी आप ओ से ले सकते हैं। ओ एम सी, हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ओ एम सी, तो ओ एम सी दिख रहा है ना आपको, ओ एम सी। अब इस त्रिभुज में कोण आई, अब देखिए यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में कौन सा बहिष्य कोण है, तो ओ एम सी में जो आपका बहिष्य कोण बन रहा है, क्योंकि आपतित किरण है ना, ये भाई वस्तु से जो किरण जा रही है वो आपतित किरण है, तो इससे जो आपका कोण बना वो है आपका आई, यानी जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है वो है आई, और यही आई कोण इस त्रिभुज के लिए कौन सा कोण कहलाएगा, बहिष्य कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण आई क्या है, त्रिभुज ओ एम सी में कोण आई एक बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें बहिष्य कोण वाला हम नियम लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कोण आई बराबर, अब देखिए ये बाहर का कोण हो गया ना आई, तो बाहर का जो कोण है वो अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी आई = हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ये अंदर वाले कोण कौन से हैं, अल्फा और गामा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ये इक्वेशन बन गए, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं जो प्रतिबिंब द्वारा बनता है, तो प्रतिबिंब वाला कौन सा कोण बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, आई एम सी, तो हमने त्रिभुज लिया आई एम सी, ठीक है। इसमें कौन सा कोण बहिष्य कोण होगा, तो इस वाली लाइन से देखिए जो प्रतिबिंब वाली लाइन जा रही है उससे कौन सा कोण बहिष्य कोण बन रहा है, अभिलंब और प्रतिबिंब वाले में से ये कौन है आर, तो ये इसका बहिष्य कोण कहलाएगा, यानी इस त्रिभुज का बहिष्य कोण आर कहलाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कोण आर क्या है, बहिष्य कोण है, ठीक है, बहिष्य कोण है, तो ये भी बहिष्य कोण आ गया, तो इसके लिए भी रूल लगा दीजिए, यानी कोण आर = क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए अंदर वाले कोण कौन से, एक तो बीटा है और एक गामा है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा और प्लस गामा। तो ये जो है आपके दो इक्वेशन बन गए। देखिए हमें आई और आर चाहिए ना, क्योंकि हम तभी तो स्नेल का नियम लगा सकते हैं, इसीलिए हमने आई और आर का मान इस त्रिभुज से निकाल दिया, ठीक।
हमारा पहला स्टेप ये खत्म हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्नेल का नियम लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने अवतल प्रश्न के लिए लगाया था वैसे ही सारे काम वैसे ही करना है, बस चित्र को समझना है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक, जो बच्चे अवतल प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकालना चाहते हैं वो मेरे कल वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें निकला हुआ है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। वही चीज हम इसमें भी कर रहे हैं, बस डायग्राम चेंज है, क्योंकि वहां पे अवतल प्रश्न था, यहाँ उत्तल प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू एन, ये तो होता था। और एन का मान क्या है, तो एन का मान आप यहाँ रख सकते हैं n2 अपॉन n1। ठीक, पहले हम n1 n2 के पदों में निकालते हैं इसकी वैल्यू, यानी इसका जो भी फॉर्मूला आएगा वो n1 n2 के पदों में निकालेंगे, फिर इसको n के पदों में निकाल देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम n2 और n1 के पदों में ही हम निकालेंगे। ठीक है, हमारा पहला काम यही रहेगा। तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, अर्थात ये जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा साइन आई और अपॉन साइन आर बराबर n2 और अपॉन n1। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि ये जो कोण है अल्फा बीटा गामा आई आर, ये बहुत छोटे कोण होते हैं, बिल्कुल अल्प विराम जैसे बोलते हैं ना, उस टाइप के कोण होते हैं। तो जहां पर अल्प कोण होता है, जैसे साइन थीटा बहुत अल्प है, तो हम उसमें से साइन हटा लेते हैं, केवल थीटा थीटा रह जाता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत अल्प कोण है, तो साइन आई और साइन आर की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन से, यहाँ से साइन हट जाएगा तो केवल आई बच गया, और यहाँ से आर सॉरी साइन आर से साइन खत्म हुआ तो ये बच गया आपका आर। ठीक है, तो आई अपॉन आर क्या बन गया, n2 अपॉन n1। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n1 इंटू आई और ये हो जाएगा n2 इंटू आर। फिर समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n1 और आई का मान कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस गामा बराबर n2, और आर का मान कितना है, आर हमारा ये रहा समीकरण 2 से आया था, बीटा और प्लस गामा। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए हम, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में यहां लिख देता हूं, ये मान आया मेरे पास n1 और अल्फा प्लस गामा इजिकल टू n2, इसके बाद बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ तक आ गई थी। इसके बाद मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब देखिए हमें इसमें मान क्या निकालना है, अब हमें इसमें मान चाहिए अल्फा बीटा और गामा का। ठीक है, तो इसके दो मेथड है अल्फा बीटा गामा निकालने का। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप इसको डायग्राम से सीधा सीधा वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं, दूसरा आप इसको एक रफ पेज पर अलग से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ। हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह बना दिया। ठीक, अब अल्फा बीटा गामा का मान देखिए किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले मुझे अल्फा का मान चाहिए ना, चलिए अल्फा की तरफ चलते हैं। अल्फा मेरे कौन से त्रिभुज में आ रहा है, तो अल्फा कोण जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है ओ ए एम में, है ना, ओ ए एम में। और इसमें एक कोण कौन सा, ये वाला कोण देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने अवयलम डाला था। तो ये जो कोण ए है वो मेरा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसमें जहां पर समकोण त्रिभुज आ गए, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, कहीं भी कोई एंगल एक 90 डिग्री का बन जाता है त्रिभुज में, तो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज होते ही आप इसमें साइन कोस टेन पाइथागोरस कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, तो लगाइए इसमें क्या लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फा पता है, इसकी हाइट यानी ऊंचाई पता है, और दूसरा हमें ओ से ए तक की दूरी, यानी ओ से ए तक की दूरी कितनी है, वस्तु है ना ये, तो यू के बराबर है। तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास ऊंचाई और इसका आधार, यानी ये भाग पता है और ये भाग, तो ये किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन अल्फा का ही सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें h, और आधार क्या है इसमें, आधार मेरे पास है ओ ए, तो हमने ओ
ए ले लिया, ठीक है। अब मुझे देखो ओ पी की तो वैल्यू पता है, लेकिन ओ ए की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं वही वाला जो है हमने कंसेप्ट लगाया जो उत्तर प्रश्न के लिए लगाया था। क्या लगाया था, देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा। हमने ये एम बिंदु ले रखा है, इस पर यहाँ कहीं ले रखा है ना, तो यहाँ से जब हमने इस पर लंब डाला तो हमें ए बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसका द्वारक बहुत बहुत छोटा कर दूं, जो कि हम इसमें मान के चलते हैं, तो ये एम बिंदु यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ए बिंदु कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। और चूंकि पी बिंदु कहाँ है हमारा, इस तरफ है, तो जितना जितना आप नजदीक जाओगे ये ए बिंदु भी उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। यानी अत्यधिक कंडीशन में जबकि द्वार बहुत छोटा हो तो ये जो ए बिंदु है ना, ये पी बिंदु के संपाती हो जाएगा। यानी इसका अर्थ क्या है कि ये बिंदु यहाँ पर आ गया सीधा पी के ऊपर, ये दो बिंदु एक के ऊपर एक आ जाएंगे इस तरह से। अर्थात जितनी दूरी ओ ए है उतनी दूरी ही ओ पी होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं भाई, एच अपॉन ओ ए किसके बराबर हो गया, ओ पी के बराबर, ठीक है। यानी जो दूरी है इस दूरी को ए बिंदु को हमें पी के ऊपर ही मानकर चलना है। तो ये दूरी आपकी किसके बराबर हुई, माइनस क्यू के। तो रख दीजिए मान, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन ओपी कितना, अर्थात माइनस का यू, ठीक। अब इसमें भी देखिए चूंकि कोण हम पहले मानकर चले बहुत छोटा कोण है भाई, तो tan को भी हटा दो इसमें, तो क्या बच गया, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस का यू, ठीक। अल्फा का मान आ गया एच अपॉन माइनस यू। अब ये जो मान आया है ये आया है हमारा अल्फा का। इसी तरह से आप बीटा का निकाल दीजिए, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं बीटा का मान, तो हम इसमें भी tan बीटा लगा देते हैं, बल्कि tan तो हटा ही देते हैं, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा tan का, बट कौन छोटा होने की वजह से हम सीधा बीटा लेंगे और फॉर्मूला हमारा वही लगेगा लंब बटा आधार। तो इसमें भी देखिए ये जो बीटा कोण है ये कौन से त्रिभुज में बन रहा है, आई ए एम में, आई ए एम दिखा ना आपको, आई ए एम। इसमें आपका क्या है, ये लंब हो गया, लंब तो हमारा वही रहेगा एच, और जो आधार है आधार में हम आई ए का अर्थात मान क्या है, आई पी के बराबर होगा, क्योंकि ये बिंदु तो इसके ऊपर ही आ गया ना। तो आई पी कितना है, माइनस का वी, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का वी। तो बीटा का मान भी आ गया हमारे पास। अब किसका मान चाहिए, गामा का, तो गामा का मान भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। गामा देखिए कौन से त्रिभुज बन रहा है, ये रहा गामा, ये तो छोटा सी त्रिभुज है ना, यानी सी ए एम। सी ए एम में जो गामा, यहाँ पर भी tan गामा ही लगेगा, और tan गामा में लंब क्या हुआ, तो ये हो गया h, ठीक है। और आधार क्या है, AC, इस AC को हम PC के बराबर रखें, ठीक। तो कितना मान आएगा r, अब ये r प्लस में है तो प्लस में रखना है आपको। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक तो ये मेथड हो गया। अब डायरेक्ट इसको यहाँ से भी सेम वही मेथड है, इसको अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मजबूत हो जाए आपकी, तो सीधा डायरेक्ट इसकी वैल्यू डायग्राम से ही आप निकाल कर यहाँ रख सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा डाउट हो तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। दोनों ही मेथड है आपके पास। तो हमने क्या करा, n1 रखा, यहाँ लगाया ब्रैकेट। अब हम अल्फा का मान चाहिए, तो अल्फा का मान आप तो यहाँ से रख दें या यहाँ से रख दें। तो देखिए अल्फा क्या है, लंब बटा आधार, यानी tan अल्फा लंब बटा आधार, और कौन छोटा होने के कारण tan हट गया, तो अल्फा बराबर लंब बटे आधार में हमारा h अपॉन ओपी आ गया। तो h अपॉन ओपी का मान कितना है, माइनस यू, रख दो h अपॉन माइनस का यू, ठीक। फिर प्लस का निशान लगाए, यहाँ प्लस है। अब गामा का मान रखते हैं, तो गामा के लिए h अपॉन पीसी, पीसी का मान प्लस आर है, तो ये हो जाएगा h अपॉन प्लस का आर, ठीक। ये मान इसका हो गया अल्फा प्लस गामा। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाया हमने, n2 रखा। फिर यहाँ पर हमें बीटा का मान चाहिए, तो बीटा देखिए कहाँ पर, ये रहा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो बीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार में एच ए और आई पी, तो यानी h अपॉन आई पी कितना है, ये आपको माइनस भी है, तो माइनस का भी रख दो, प्लस गामा, गामा का मान हम पहले निकाल चुके, डायरेक्ट रख दें या फिर डायग्राम से रख दें। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब इसमें क्या करेंगे, h कॉमन ले लो, यहाँ भी h आ रहा तो इसमें भी h कॉमन ले लो, तो ये हो गया n1। अच्छा h कॉमन लेना है ना मैं, तो यहाँ पर मैं h को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन यू,
और ये हो जाएगा प्लस का 1/r। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई ना। हमने h को कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ भी h की जगह क्या हो गया 1 हो गया। बाकी सारी की चीज वैल्यू सब वैसे ही रखी हमने। अब यहाँ पर हमने लिया n2, यहाँ पे भी h कॉमन ले लो, है ना, ताकि हमारा h से h कट जाए। तो यहाँ h कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1/v और प्लस का 1/r। ठीक है, अब क्या करें, x से h को कैंसिल कर दो तो बचा क्या हमारे पास n1। चाहे तो n1 की गुणा कर दें डायरेक्ट, चलिए n1 की गुणा कर देते हैं ना, एक लाइन बच जाएगी हमारी। n1 को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का n1/u। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का n1/r। फिर इधर करते हैं हम n2 की गुणा तो माइनस का n2/v और ये हो जाएगा प्लस का n2/r। ठीक है, अब ये जो r वाले पद हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी एक साइड कर लेते हैं, बाकी को एक साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का n1/u और इधर से हम n2/v को बुला रहे हैं, ये माइनस का है ना, तो बराबर के इधर जाते ही क्या हो जाएगा प्लस का n2/v। इसके बाद बराबर का निशान लगा दीजिए और फिर हम n1/r को उधर भेज रहे हैं तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का n1/r और ये प्लस का था ही हमारे पास n2/r। ठीक है, वही मैथमेटिक्स के लग गए सारे, प्लस माइनस कैसे होता है तो आपको पता ही होगा। बराबर के एक साइड कोई संख्या भेजनी हो तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो वही इसमें हमने कंसेप्ट लगाया। अब इसके बाद क्या करें भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आर आर आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और दूसरा हम एक काम और कर सकते हैं कि भाई या तो इसको हम पहले लिख दें और माइनस वाले को अंदर लिख दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, यानी ये हो गया मेरे पास n2/v प्लस का है और ये क्या है माइनस, तो माइनस का इधर लिख दो। ठीक है, इसमें तो हम चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर की एक ही साइड है, कोई से भी पद आप पहले लिख सकते हो। इसके बाद फिर इसमें भी हमें वही काम करना है कि हमने पहले तो 1/r को ही कॉमन ले लिया और पहले n2 को ले लेते हैं क्योंकि प्लस का है ना, तो हमने यहाँ n2 प्लस का ले लिया और n1 क्या है माइनस का, तो इसको n1 माइनस का ही रहने देते हैं। ठीक है, केवल पद क्रम चेंज किया है, हम बराबर के इधर नहीं गए कि जो आप चिन्ह बदल दोगे। ठीक, केवल पद क्रम चेंज किया, यानी जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा, जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया एक तरह से ये बन गया, यानी n2/v माइनस n1/u 1/r हमने कॉमन ले लिया, n2 माइनस n1 बन गया। तो ये जो फॉर्मूला आया ये हमारा उत्तर प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का फॉर्मूला आया है। और अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अर्थात ये n1 n2 का जो कंफ्यूजन है इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं इसमें n1 कॉमन लेता हूँ। ठीक, हालांकि यहाँ पे n1 है नहीं तो हम क्या करेंगे n1 से गुणा, n1 से भाग करके n1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, n1 को कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो क्या बन गया ये, यहाँ n2 और अपॉन n1। ठीक, ये कैसा आया देखिए, जब आप इसको n1 से गुणा और बटे में n1 से भाग करोगे तो जो गुणा वाला है वो तो हमारा कॉमन आ गया, लेकिन बटे वाला तो रह गया ना इसके बटे में, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद क्या है बटे में, यहाँ v है तो v लिख दो, और यहाँ तो n1 था ही कॉमन आ गया तो क्या बचा 1/u। ठीक, यही काम हमें इसमें भी करना है, 1/r था, इसमें भी हमने n1 कॉमन लिया तो 1 की जगह क्या आ जाएगा अब n1 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, देखिए जहाँ पे n2 था वहां पे तो हो गया n2/n1, वही जो मेथड हमने इसमें लगाया था वही मेथड इसमें लग गया। लेकिन गुणा करो भाग करो तो क्या होगा, जो गुणा वाला है वो तो कॉमन आ गया और बटे वाला रह गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, है ना, n1 था तो यहाँ पे बच गया 1। ठीक, देखो समझ में नहीं आया तो यहाँ से समझ लेना कि जब आप n1 के अंदर गुणा करोगे ना तो यहाँ पे n2 ही आएगा, क्यों, n1 से n1 कट गया तो क्या बचा n2, तो इससे मान का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से हमने करना है। अब यहाँ पे n1 है, यहाँ भी n1 है, तो ये तो आपका खत्म, और जो n2/n1 था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे n, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका n/v माइनस 1/u, और ये हो गया आपका 1/r और ये हो जाएगा n-1। तो
ये देखिए एक फार्मूला हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये, तो किसी भी फॉर्म में ये जो है क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध करो गोलीय उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला ये होता है, या फिर आपके लिए ये भी आ सकता है। तो दोनों ही मेथड है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये था आपका गोलीय उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो आप इसे नोट कर लें और एक बार दोबारा से इसको रिवाइंड करके जहाँ भी कोई डाउट हो आप देख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो कल फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।